देखिए पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्म, और हमने आवेश पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके अलावा हमने पढ़ा कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम में हमने कहा कि कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। इतनी बात अपन ने कर ली थी। आज हमको पढ़ना है कि कूलाम का जो बल है या विद्युत बल है वो माध्यम पर किस प्रकार से क्या करता है, निर्भर करता है। इनकी बात अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले अपन को एक परिभाषा पढ़नी है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। देखिए क्या पढ़ना है अपन को, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है इसको अपन देखते हैं। तो देखिए जरा, देखिए तो अगर हम बात करें आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स ये तो हमारे पास है माध्यम की विद्युतशीलता और ये हमारे पास है निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम ये कह सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को या तो हम एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं या हम दिखाते हैं इसको कैपिटल के से। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल के या कैपिटल आर बराबर में एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। हम कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। ये जो हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता, देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, देखिए हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। यानी कि आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना इसकी क्या होती है, विमा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो ये ऊपर वाली माध्यम विद्युतशीलता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम बटे न्यूटन इंटू क्या, मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, कूलाम बटे न्यूटन इंटू कितना, मीटर स्क्वायर। कट जाएगा, इसीलिए हमारे पास इसका कोई भी मात्रक नहीं बचेगा, ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना इसकी क्या होती है, विमा। हाँ, अगली बात अगर करें तो ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा। कभी भी इसका मान 1 से छोटा नहीं पाया जाता है। अगर हम कुछ पदार्थों की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं जल के लिए, किसके लिए बात करें, जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 80 या कई बुक्स में दिया जाता है 81। इसके बाद हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें वायु के लिए, तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.006 या अप्रोक्सीमेटली इसको लेते हैं 1। और अगर हम धातुओं के लिए बात करें, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है अनंत। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक तो 1 से क्या होता है, अधिक, हमेशा इसका मान 1 से अधिक पाया जाएगा। जल के लिए इसका मान होता है 80 या 81, धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, इन्फिनिटिव। और अगर हम वायु के लिए बात करें तो वायु के लिए इसका मान होता है 1.006 या लगभग होता है 1, क्या होता है, लगभग 1। अब हमको ये देखना है, ये विद्युतशीलता की बात हो गई, तो क्या कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो हमको ये देखना है। तो हम पढ़ेंगे कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। हमें क्या पढ़ना है, हमको कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव पढ़ना है कि कूलाम बल पर माध्यम का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं अपन, हमने कहा कि हमारे पास देखो 2 बिंदुवत आवेश है, एक बिंदुवत आवेश है Q1
और एक हमारे पास जो बिंदुवत आवेश है वो कितना है Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है R। इन दोनों के बीच या तो वायु भरी हुई है या निर्वात, तो हमने कहा कि दो आवेश है Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है R। इन दोनों के मध्य यदि वायु या निर्वात है तो तब निर्वात में आवेशों के मध्य, तब निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल क्या कह सकते हैं अपन विद्युत बल, तो वो आएगा F0 बराबर में K Q1 Q2 सॉरी हम इसको देखो माध्यम निर्भरता की बात कर रहे हैं किससे, माध्यम पे, तो लिखेंगे K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R²। ये बल तो है निर्वात में की, ठीक है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, माध्यम की। तो देखो माध्यम में, माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो माध्यम वाले को लिखेंगे अपन FM, यानी कि F मीडियम बोलते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, इस बार लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया R²। यानी कि हम ये कह सकते हैं निर्वात में जो बल है वो तो है F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और जो हमारे पास माध्यम में बल है F मीडियम या FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R²। अब हमको इसकी तुलना करने दोनों की, तो हम क्या इनका अनुपात लेंगे, तो मैं लिखूंगा F0/FM, तो F0 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R² बटे मीडियम वाला बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R²। तो F0/FM इसको अगर हम देखें, देखो Q1 Q2 अपॉन R², Q1 अपॉन Q2 R² कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई, तो ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचेगा 1/एप्सिलॉन M। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मीन ये है, देखो हमें बात करें तो इसको लिखने का मतलब ये हो जाएगा F0 अपॉन कितना FM, तो ये नीचे नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसको अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन M बटे में एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं चूंकि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या होता है एप्सिलॉन R, तो हम लिख सकते हैं F0 बटे में FM इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन R। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। इससे हम परावैद्युतांक की एक परिभाषा और लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो ये हमारे पास आ रहा है निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल एप्सिलॉन R के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि बल का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा है यहां पे F0 अपॉन FM इज इक्वल टू क्या आया, एप्सिलॉन R। तो ये तो क्या है, निर्वात में लगने वाला बल, ये तो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है, और नीचे किस में, मीडियम में, तो नीचे आएगा माध्यम में लगने वाला बल बराबर कितना, ये एप्सिलॉन R, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। एक ये परिभाषा है। अच्छा, एक चीज और कह सकते हैं, अब हमको ये बताना है कि बल का मान माध्यम में घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो हम यहां से अगर माध्यम वाला बल निकाले तो ये आएगा F0
इजिकल टू आएगा एप्सिलॉन आर इंटू में एफ एम। तो हमने पहले ही कह दिया था कि ये जो एप्सिलॉन आर है इसका मान 1 से क्या हमारे पास क्या होता है, अधिक। इसीलिए यदि एफ एम को हम 1 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन आर के मान में क्या, ये एप्सिलॉन जो हमारे पास F0 है, इस F0 के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में लगने वाला बल, ये क्या है, निर्वात में लगने वाला बल। तो निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना अधिक होता है। मतलब कि निर्वात में जो बल होता है वो माध्यम की तुलना में कितना अधिक होता है, एप्सिलॉन आर गुना अधिक होता है। अर्थात निर्वात में तो बल लगता है ज्यादा और माध्यम में क्या लगता है, कम। अगर हम माध्यम वाला बल निकाले तो हम लिख सकते हैं एफ मीडियम बराबर आएगा 1 एप्सिलॉन आर इंटू में F0। अर्थात जो माध्यम का बल है, माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा कम होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं और वो दोनों आवेश एक दूसरे से निर्वात में रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल अगर F0 है, तो जब उन दोनों आवेशों को हम उठाकर किसी माध्यम में रख देंगे या उनके बीच कोई माध्यम भर देंगे तो बल के मान में हमेशा क्या होती है, कमी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास दो आवेश है, उनके मध्य लगने वाला बल है F। यदि उन दोनों आवेशों को उठाकर बिना दूरी परिवर्तित किए किसी माध्यम में रख दिया जाए तो बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बढ़ जाता है बल, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि माध्यम में जो बल का मान कम है, तो देख लो एफ मीडियम बराबर F0 में एप्सिलॉन आर का भाग देना पड़ेगा और उसका मान 1 से, इसलिए मान क्या आएगा, कम। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एम इज ऑलवेज लेस देन F0। तो माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल से सदैव क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास दो आवेश हैं। कितने आवेश है, दो आवेश। एक है Q1 और एक कितना है, Q2। और ये एक दूसरे से मान लो r दूरी पे रखे हैं और इनके बीच में जो मीडियम है वो क्या है, वायु है। वायु है या क्या है, निर्वात। क्या है, निर्वात। तो जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य निर्वात में जो लगने वाला बल है वो कितना है, 18 न्यूटन। यदि हम इन दोनों आवेशों के मध्य एक mm मोटाई की, कितनी मोटाई की, d बराबर 1 mm मोटाई की कोई पट्टिका रख दे जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर कितना है, 6। तो बताइए बल का मान कितना रह जाएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो निर्वात में या वायु में उनके मध्य लगने वाला बल कितना, 18 न्यूटन। यदि उन दोनों आवेशों के मध्य 1 mm मोटाई की कोई पट्टिका रख दे जिस पट्टिका का परावैद्युतांक कितना है, 6, तो बताइए बल का मान कितना रह जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमको दिया है, तो निर्वात में लगने वाला बल कितना है, 18 न्यूटन। इनके बीच जो पट्टिका है उसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर बराबर कितना है, 6। और हमको निकालना है कौन सा बल, माध्यम में लगने वाला बल। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एफ एम बराबर होता है F0 बटे में एप्सिलॉन आर। तो ये जो माध्यम वाला बल है एफ एम, ये आएगा, ये तो F0 का मान तो 18, इसका मान कितना है, 6। तो एफ एम इजिकल टू कितना आएगा, 3 न्यूटन। तो देख लो कि निर्वात में जो बल 18 न्यूटन था वो घटकर हमारे पास कितना रह गया, 3 न्यूटन। तो देख लो माध्यम में बल के मान में क्या हो रही है, कमी। ठीक है, इसके बाद हम एक अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 है Q2, उन दोनों के मध्य वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पे रखे हैं। उन दोनों के मध्य हम एक धात्विक प्लेट रख दें, किसी भी धातु की प्लेट को रख दिया जाए, तो बताइए बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या बल कितना रह जाएगा। मतलब क्या है, ये देखो इस बार भी दो आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, ये एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पे रखें R, और इनके मध्य में कोई मैंने क्या रख दी, धात्विक प्लेट। क्या रख दी, धात्विक प्लेट रख दी। तो जब धात्विक प्लेट इनके मध्य नहीं है तो तब तो लगने वाला बल कितना है, F। तो हम क्या लिखेंगे, निर्वात या वायु में लगने वाला बल, लगने वाला बल किसके मध्य,
इन दोनों आवेशों के मध्य, तो वो तो मेरे पास कितना है F0, कितना है F0। लेकिन जब धात्विक प्लेट रख दी तो अब इन दोनों के बीच माध्यम आ गया, तो कितना बल रह जाएगा ये कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं धात्विक प्लेट के लिए या धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, तो बेटा धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत। तो अब बताइए धात्विक प्लेट रखने पर बल कितना रह जाएगा। तो हम अगेन जानते हैं कि माध्यम में जो लगने वाला, देखिए हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r, और उनके बीच धात्विक यदि प्लेट रखी है और उनके मध्य लगने वाला बल कितना है F0, तो तब अगर हम बात करें तो धात्विक प्लेट रखने पर बल कितना लगेगा। तो देखो धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर बराबर अनंत, और हम जानते हैं F माध्यम बटे F0 अपॉन एप्सिलॉन आर, F मीडियम बराबर F0 अनंत, ये हो गया Fm बराबर में कितना, 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आवेशों के मध्य धात्विक प्लेट रखी है तो धात्विक प्लेट रखे जाने पर उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कूलाम के को क्या करना है, अगला करना है कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें। कूलाम के नियम की क्या करनी है, महत्वपूर्ण बातें। देखिए अगर हम कूलाम के नियम की किसकी बात करें, महत्वपूर्ण बातों की, कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें। अब देखो तो हमको बात करें कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें, तो देखो जरा, तो हमें पहली बात ये करना है जो कूलाम का नियम है। देखो पहली बात ये कि कूलाम का नियम केवल स्थिर एवं बिंदुवत, कूलाम का नियम केवल स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। अच्छा पहली बात हमारे पास क्या है, ये जो कूलाम का नियम है ये केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों पर लागू है। अगर आवेश स्थिर है और कैसा है, बिंदुवत, तो हमारे पास कूलाम का नियम लागू होगा। लेकिन अगर आवेश बड़ा है या आवेश गति कर रहा है तो कूलाम का नियम उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखो कूलाम का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है, कूलाम का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, जैसे F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूसरा में कह सकते हैं जो कूलाम का नियम है वो उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरी अगर हम बात करें तो ये जो कूलाम का बल है, तो हमने एक बात कही थी कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो हमारे पास एक शर्त यह है कि ये जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर में -F21 वेक्टर कूलाम का नियम है जो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा किस पे लगाएगा, पहले पे। दोनों बलों का, जैसे पहला बल इधर लग रहा है दाईं ओर, दूसरा कहाँ लगेगा, बाईं ओर, तो दोनों बल आपस में परिमाण में बराबर, दिशा में क्या होंगे, विपरीत। तो ये हमारे पास तीसरी बात है। चौथी बात की हम बात करें तो ये जो कूलाम का नियम है, यह है बल, कौन सा बल, कूलाम बल या विद्युत बल, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है।
अगला हमने क्या कहा, जो कूलाम बल है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे। देखो हमने बताया कि निर्वात में अगर कोई दो आवेश रखे तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान अगर F है, तो जैसे ही हम उनको माध्यम में रखेंगे तो माध्यम में रखे जाने के बाद उस बल के मान में क्या आती है, कमी। अर्थात माध्यम चेंज करने पर बल का मान क्या आता है, अलग अलग। इसीलिए यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। पांचवी बात करें तो पांचवी है, इस बल की परास, इस बल की परास 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है। इस बल की परास है वो 10 की पावर -15 मीटर, अर्थात ये 10 की पावर -15 मीटर इसका आकार है नाभिक का। तो नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉनों के मध्य लगता है, तो 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक इस बल का क्या रहता है, प्रभाव। तो इसकी परास 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह एक अच्छा, अगली विशेषता की हम बात कर रहे थे कि कूलाम बल या फिर यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का क्या मतलब है, केंद्रीय बल का मतलब है कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। देखो Q1 प्लस का है और मान लो Q2 प्लस का है, तो ये Q1 आवेश Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी बल की दिशा इधर आएगी। तो इस बल की दिशा आती है Q2 के केंद्र की ओर, और Q2 जो बल लगाएगा Q1 पर, उसकी दिशा कहाँ आएगी, Q1 के सेंटर की ओर। इसीलिए इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उससे यदि गुजरे तो उन दोनों आवेशों के केंद्रों की ओर आती है। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, केंद्रीय बल। क्या नाम देते हैं, केंद्रीय बल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम कह सकते हैं कि यह एक संरक्षी बल है, यानी कि हमारे पास जो विद्युत बल है या कूलाम बल है, कैसा बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल का क्या मतलब है, तो देखो हमने जब हम 11वीं क्लास का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे हम तीन परिभाषाएं पढ़ते हैं संरक्षी बल की और असंरक्षी बल की। यदि हमारे पास ये कोई कण है, ये A और ये कोई कण है B, अगर कोई कण A से B तक जाता है, ये इसका पहला रास्ता है, ये इसका दूसरा रास्ता है और ये इसका तीसरा रास्ता है। तो अगर कोई कण किसी बल के प्रभाव में अलग अलग पथ से आए और अगर इन तीनों ही पथों के अनुदिश किया गया कार्य बराबर हो, अर्थात यदि किसी बल के प्रभाव में किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करे तो वह बल कहलाता है संरक्षी। तो इनकी जो विद्युत बल है, तो विद्युत बल द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, चाहे हम A से B तक पहले रास्ते के अनुदिश आए, चाहे दूसरे के अनुदिश आए, तीसरे के, तीनों के तीनों कार्य क्या होंगे, एक बल। अर्थात कूलाम बल एक केंद्रीय बल है क्योंकि इस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए जरा, इस बल की प्रकृति, इस बल की प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, इस बल की प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की होती है। यानी कि हमारे पास ये जो कूलाम फोर्स है, कूलाम बल है, इसकी जो नेचर है वो अट्रैक्शन की भी होती है और रिपल्शन की भी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात करें, देखो अगली बात ये है कि हमारे पास ये दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और एक आवेश कितना है, Q2। तो यानी कि ये बल ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल मान लो 18 न्यूटन है, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इन दोनों आवेशों के मध्य मैं किसी तीसरे आवेश को लेकर आऊं और हमारे पास ये आवेश कितना है, Q3, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो हमारे पास 18 न्यूटन है। तो तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने कूलाम नियम की क्या बात कर ली, महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। एक हमको क्या करना है, इस कूलाम बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। क्या लिखेंगे, ये हो गया कूलाम बल और यहां पे अपन लिखेंगे कौन सा बल,
गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमको ये बताना है कूलाम बल व गुरुत्वीय बल में क्या क्या तो समानताएं हैं और क्या क्या इनमें अंतर है वो देखना है। तो सर देखो, एक कूलाम बल का फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। पहले समानता सुन लीजिए। समानता ये है कि जो कूलाम बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात जो कूलाम बल है वो आवेशों पर निर्भर करता है और दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात F समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2। ठीक है। और ये जो हमारे पास बल है गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के कारण लगता है और ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। F समानुपाती M1 M2। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो बल है ये F प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर, यानी कि कूलाम बल भी दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। क्या करता है, कूलाम बल दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, अर्थात F समानुपाती 1/r स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ये हमारे पास दोनों बलों की समानता है। अगर हम अंतर की बात करें तो देखो, ये कूलाम बल जो है, कूलाम बल प्रतिकर्षण एवं आकर्षण। कूलाम जो बल है वो प्रतिकर्षण का भी होता है और आकर्षण का भी होता है। और ये हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल और केवल किसका पाया जाता है बेटा, आकर्षण का। पहले तो अंतर क्या है कि जो कूलाम बल है उसकी प्रकृति आकर्षण की भी होती है और प्रतिकर्षण की भी। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी प्रकृति केवल आकर्षण की। अच्छा, दूसरी बात करें कि इनमें क्या अंतर, दूसरा अंतर देखें। दूसरा अंतर यह है कि यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। जो हमारे पास कूलाम बल है ये कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में समानताएं तो क्या है, देखो ये भी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है कूलाम बल, और गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ये कूलाम बल भी दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है और हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है, कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण की भी होती है और प्रतिकर्षण की भी, जबकि अगर हम गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल की प्रकृति केवल और केवल किसकी पाई जाती है, हमारे पास केवल आकर्षण की। फिर अगर हम कूलाम बल की बात करें तो कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यमों में कूलाम बल का मान क्या होता है, अलग अलग। लेकिन अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने कूलाम बल क्या है, कूलाम बल की निर्भरता, ये अपने सारी बातें कर ली। अब हम कूलाम बल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहले ही क्वेश्चन करने वाले, हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि वायु में दो आवेश जिनका मान 2 × 10⁻⁷ एवं Q2 बराबर कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है कि वायु में दो आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें और दोनों आवेशों का मान है, पहले आवेश का मान है 2 × 10⁻⁷ और दूसरे आवेश का मान कितना है हमारे पास 3 × 10⁻⁷, और दोनों के दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है बताइए बल का मान क्या है, और एक बताइए बल की प्रकृति क्या है, कि बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का। तो देखते हैं जरा। तो ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, ये हमारे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷, और दूरी हमारे पास कितनी है, R बराबर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी हमारे पास मात्रक है वो सारे के सारे SI पद्धति में होनी चाहिए। तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो किसका भाग देंगे, 100 का। तो ये हो जाएगा 3/10 मीटर, या इसको लिख सकते हैं R बराबर कितना, 3 × 10⁻⁻1 मीटर।
अब हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से, तो यह आएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। तो F इजिकल टू कितना, K का मान 9 गुणा 10 की घात कितना 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 की घात -7 इंटू 3 गुणा 10 की घात ये भी कितना है -7 बटे R का मान है 3 गुणा 10 की घात -1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। हमारे पास ये आएगा 3 गुणा 10 की घात -3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आप देखें जब हम इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो देखिए क्या हल करेंगे, तो F इज इक्वल टू, हाँ जी 9 इंटू 6 ये हो गया 3 दूनी 6 इंटू 9, 10 की घात कितनी बचेगी, तो ये तो है 10 की घात 9 और ये देखो 10 की घात -7 और 10 की घात -7। हम जानते हैं जब आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की घात हो जाएगी माइनस कितना 14। नीचे देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और जब घात के ऊपर घात तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी गुणा, 9 से 9 कैंसिल, तो F इज इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात, देखो 14 घात में से 9 गई तो कितनी बचेगी -5 और ये जब 10 की घात -2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10 की घात कितना हो गया 2, तो F इज इक्वल टू आएगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर और तरीका लिखे दूसरा, तो इसको लिख सकते हैं अपन F इज इक्वल टू 6 बटे 10 की घात 3 नीचे जाएगी प्लस की, तो उसको देंगे F इज इक्वल टू 6 बटे 1000, इट मीन्स 0.006 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास बल का मान है। और अगर हम प्रकृति की बात करें तो जब आप सवाल को देखेंगे तो 2 कूलाम 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम और 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम दोनों ही धनावेश हैं और हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस बल की जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी होगी, तो बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षण। किसकी होगी बेटा, बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की। तो ये हमारे पास इसका पहला सवाल है, ठीक है। तो हमारे पास कूलाम के नियम पर आधारित ये पहला क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं एक हमारे पास और इसका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए फिर करते हैं। क्वेश्चन ये है, हमारे पास 2 बिंदुवत आवेश 2 गोले हैं, एक गोले पर आवेश हमारे पास दे रखा है कितना 0.4 माइक्रो कूलाम, ये हमारे पास पहले गोले पर आवेश है। कि हमारे पास एक छोटा गोला है जिस पर आवेश है 0.4 माइक्रो कूलाम, जो किसी दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है, जो किसी दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का क्या लगाता है बल लगाता है। उस दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम है, तो बताइए इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है। और एक ये पूछा है कि जो दूसरा पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगाया जाएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 0.4 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी अन्य दूसरे आवेशित गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है, उस दूसरे गोले पर आवेश कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम है। तो बताइए उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी और एक पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगाया जाता है। तो सबसे पहले अपन दूरी ज्ञात करते, देखो तो ये हमको गिवन हो गया, सवाल में दिया है। तो Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम। तो सबसे पहले हम इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करें, तो Q1 बराबर 0.4, तो क्या करेंगे इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 4/10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलाम। तो Q1 इज इक्वल टू आएगा 4 गुणा 10 की घात -6 ऊपर जाएगा -7। और इस Q2 को देखें तो Q2 बराबर ये भी 8/10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। और दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना है 0.2 न्यूटन है। तो हमको चाहिए बताइए दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें। तो वही अपन क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
F इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा R स्क्वायर। तो यहां से R स्क्वायर बराबर कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन कितना F। तो हमारे पास फाइनल ही अगर हम R को लिखें तो R इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट K Q1 Q2 अपॉन कितना F। अब सारे वैल्यूज रखते हैं, सारे मान रखेंगे। तो देखो K का मान कितना होता है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान है 4 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान है 8 गुणा 10 की घात -7 बटे में F का मान है 0.2 का रूट। कैलकुलेशन करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 9 गुणा 4 गुणा 8, ठीक है 9 4 8, 10 की घात ये कितनी है 10 की घात है ये प्लस की 9 और 10 की घात -7 और 10 की घात -7, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगी टोटल 10 की घात कितनी -14। और यहाँ से नीचे ये 0.2 है तो इसको हटाएंगे तो 2 तो ये, और ऊपर कितना लग जाएगा 10, इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, और ये सारा मामला किस में आएगा बेटा ये आएगा अंडर रूट में। काटा है हमने इसको 4 दूनी 8 तो कितना बचे 4, तो R इज इक्वल टू यह आएगा 9, 4 और 4 कितने हो गए 16। अब घातों को हिसाब करते देखो 10 की घात 9 और 1 ही 10 की घात 10 हो गई, 10 की घात 10 में से हमारे को 10 की घात -14 घटाना है, तो 10 की घात कितना आएगा -4 का अंडर रूट। तो आप देखें तो R बराबर 9 का अंडर रूट होता है 3, 16 का 4, 10 की घात -4 का होता है -2, ठीक है -2। तो हमारे पास ये आंसर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर R इज इक्वल टू 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। मीटर में तो ये आंसर आ गया, और हम इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे R बराबर 100 से गुणा करेंगे, तो 12 गुणा 10 की घात -2 इंटू में 100, तो फाइनली आ जाएगा R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर यदि दो आवेश 0.4 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से पर अगर 0.2 न्यूटन बल लगाते हैं तो उनके मध्य की जो दूरी है वो मेरे पास आएगी 12 सेंटीमीटर या 12 गुणा 10 की पावर -2। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगता है। तो देखो हमने कहा था जो न्यूटन का नियम है तो हमने लिखा है F12 का मतलब है दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर लगने वाला बल कितना है 0.2 न्यूटन। तो जो दूसरा गोला है वो पहले गोले पर 0.2 न्यूटन बल लगा रहा है, तो वो कह रहा है कि पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा, तो दूसरे गोले पर बल आएगा F21, तो इसका मान भी क्या रहेगा 0.2 न्यूटन। बस अंतर ये है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो जितना बल दूसरा गोला पहले पर लगाता है उतना ही जो बल है वो पहला गोला दूसरे पर लगेगा, परंतु पहले के क्या लगाएगा विपरीत दिशा में। तो देखो तो दूसरे गोले द्वारा पहले पर लगने वाला बल है 0.2 न्यूटन, तो जो पहला गोला है दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन बल लगाएगा, लेकिन पहले के क्या लगाएगा विपरीत दिशा में, ठीक है। इसके बाद कूलाम के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम इससे अगली वाली क्लासेज में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।